नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में फ्रंटलाइन मैगजीन की एक बेहद अहम रिपोर्ट आई है जो 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हुए गहरे सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की परतें खोलती है। यकीन मानिए, ये कोई आम सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था के बदलने का दस्तावेज है। तो चलिए समझते हैं कि राज्य में सत्ता का ये नया व्याकरण आखिर कैसे लिखा जा रहा है। अब देखिए, अगर हम सतह पर देखें तो इस पूरे बदलाव का ट्रिगर वो ऐतिहासिक जनादेश है जो 4 मई 2026 को सामने आया। हम बात कर रहे हैं भाजपा द्वारा जीती गई 207 सीटों की। हमारा आज का ये विश्लेषण इसी आंकड़े से शुरू होता है। लेकिन इस भारी जीत के बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जश्न मनाने तक सीमित बिल्कुल नहीं था। चुनाव के तुरंत बाद का माहौल जश्न का नहीं था, बल्कि रातों रात ये एक ऐसे संघर्ष में बदल गया जो बहुत जल्द टारगेटेड हत्याओं तक पहुंच गया। फ्रंटलाइन रिपोर्ट में चंद्रनाथ रथ की हत्या का जिक्र है, जो शुवेंदु अधिकारी के काफी करीब माने जाते थे। इस हत्या ने साफ कर दिया कि सड़क पर होने वाली ये राजनीतिक हिंसा अब एक बिल्कुल अलग और खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चुनाव के बाद वाली आम अराजकता है या फिर एक सदी पुरानी विचारधारा का पूरी तरह से पतन? ये सवाल हमारी आज की चर्चा का असली आधार है। रिपोर्ट का तर्क है कि ये कोई सामान्य पोस्ट इलेक्शन वायलेंस नहीं है, बल्कि ये राज्य में सत्ता के नए व्याकरण के उभरने का साफ संकेत है। इस पूरे ऐतिहासिक शिफ्ट को गहराई से समझने के लिए हम इस घटनाक्रम को इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, घटना; दूसरा, भद्रलोक का पतन; फिर बुलडोजर शासन का उदय; राजनीतिक हिंसा का अर्थशास्त्र; वैचारिक बदलाव; और आखिर में बात करेंगे सत्ता के इस अटूट चक्र की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की, यानी जनादेश और उसके तुरंत बाद जमीन पर हुए प्रभाव की। ये समझना बहुत जरूरी है कि बात सिर्फ बैलेट बॉक्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि रातों रात एक अभूतपूर्व प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस ने 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए, 430 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और हजारों लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। कम से कम 4 मौतों की पुष्टि भी हुई। चुनाव के बाद पहले कुछ दिनों का ये विशाल पैमाना दिखाता है कि ये झड़पें कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जीतने वाले पक्ष द्वारा पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को सिस्टमैटिक तरीके से मिटाने का एक प्रयास है। राजनीतिक गलियारों में इसे बदला बनाम बदलाव की लड़ाई कहा जा रहा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े बदलाव पर, भद्रलोक का पतन और बदलते हुए संभ्रांत वर्ग की कहानी। आप देखिए, दशकों से बंगाल की राजनीति पर किस वर्ग का दबदबा रहा है। ज्योति बसु हों या ममता बनर्जी, भारी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इन सभी नेताओं ने एक क्षेत्रीय और बौद्धिक भद्रलोक वाली छवि बनाए रखी। एक ऐसा उच्च जाति का बौद्धिक वर्ग जिसकी जड़ें आर्थिक ताकत से ज्यादा वहां के सांस्कृतिक पूंजी में बहुत गहरी थी। लेकिन 2026 के इस चुनाव ने इस भद्रलोक के वर्चस्व को मानो हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कवियों, साहित्यकारों और ट्रेड यूनियन नेताओं की जगह अब विशुद्ध रूप से एक नया व्यावसायिक वर्ग राजनीति के केंद्र में आ गया है, जिसकी पूरी ताकत सांस्कृतिक नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक पूंजी पर टिकी है। रिपोर्ट में शुवेंदु अधिकारी के उभार को इस बदलाव का सबसे सटीक उदाहरण माना गया है। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी नेटवर्क की अपनी समझ का इस्तेमाल करके तृणमूल के बुनियादी ढांचे को तोड़ा और माटी मानुष वाले क्षेत्रीय उपराष्ट्रवाद की जगह एक राष्ट्रीय कहानी और स्थानीय व्यावसायिक हितों के एक मजबूत गठजोड़ को स्थापित किया। इसके साथ ही हम आते हैं तीसरे पहलू पर, प्रशासनिक स्तर पर हुए बदलाव, या कहें बुलडोजर शासन का उदय। इस सांस्कृतिक बदलाव के साथ साथ राज्य प्रशासन के काम करने का तरीका भी पूरी तरह से पलट गया है। एक तरफ वो पुराना पार्टी सोसाइटी मॉडल था, जहां राजनीतिक कैडर आम लोगों की जिंदगी के हर पहलू में दखल देते थे और चुनाव हारना मानो अपना सब कुछ खो देने जैसा होता था। दूसरी तरफ अब ये नया मॉडल है जिसे रिपोर्ट बुलडोजर शासन कहती है। ये बिल्कुल क्लिनिकल है, राज्य द्वारा समर्थित है और सीधे दंडात्मक कार्रवाई पर फोकस करता है। फ्रंटलाइन रिपोर्ट इसे एक बहुत ही क्रिटिकल एवोल्यूशन मानती है। स्थानीय समितियों वाला जो एक
बफर हुआ करता था, वो अब खत्म हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो पार्टी द्वारा राज्य को कंट्रोल करने से लेकर राज्य का ही एक पार्टी की तरह काम करने तक का ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। राजनीतिक विरोधियों के आर्थिक आधार को कानूनी रूप से नष्ट करने के लिए सरकारी मशीनरी का सीधा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले पहलू की, राजनीतिक हिंसा का अर्थशास्त्र और रोजगार से इसका कनेक्शन। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। 60 के दशक के खाद्य आंदोलन से लेकर अब तक सड़क ही वो जगह रही है जहां बंगाल की सत्ता का असली फैसला होता आया है। रिपोर्ट बताती है कि ये हिंसा कोई असामान्यता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय नियंत्रण हासिल करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। असल में इस पूरी अराजकता के पीछे एक कड़वी आर्थिक सच्चाई छिपी है। दशकों से औद्योगिकरण ठप पड़ा है और ग्रामीण इलाकों में नियमित नौकरियों की भारी कमी है। ऐसे में होता क्या है, हजारों युवा इस तथाकथित राजनीतिक श्रम बल का हिस्सा बन जाते हैं। वो अपनी आजीविका बचाने के लिए हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी ये खून खराबा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुका है। और यहीं से हमारा 5वां पॉइंट उभर कर आता है, वैचारिक बदलाव, डर और ध्रुवीकरण। ये जो अर्थशास्त्र और राजनीति का कॉकटेल है, इसने वर्तमान में एक बहुत गहरा वैचारिक टकराव पैदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि पहली बार बंगाली हिंदुओं ने एक एकजुट ब्लॉक के रूप में वोट किया। ये 19वीं सदी से चली आ रही उस बंगाली विशिष्टता से बहुत बड़ा शिफ्ट है, जो धर्म से हमेशा ऊपर क्षेत्रीय पहचान को रखती थी। लेकिन इस ध्रुवीकरण के अपने गंभीर परिणाम हैं। स्रोत के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर तोपासिया और दार्जिलिंग जैसे इलाकों में अपनी नागरिकता और संभावित बहिष्कार को लेकर एक गहरा डर बैठ गया है। जब चुनावी रैलियों में इजराइल मॉडल और घुसपैठियों जैसी बयानबाजी होती है, तो ये डर सिर्फ शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके वजूद तक पहुंच जाता है। एक और दिलचस्प बात जो रिपोर्ट में सामने आती है, वह है सत्ता पक्ष के भीतर का आंतरिक तनाव। एक और राष्ट्रीय नेतृत्व है जो जंगल राज खत्म करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ लोकल कैडर हैं जो दशकों पुरानी बदला लेने वाली संस्कृति से ही प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता का अटूट चक्र और वो अंतिम चुनौती जो अब सामने है। इन बदलते हुए झंडों और रंगों के पीछे एक ऐसी हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि वैचारिक प्रतीक भले ही बदल गए हों, लेफ्ट फ्रंट का लाल सितारा हो, तृणमूल का घास फूल हो या अब बीजेपी का कमल, सत्ता हासिल करने और उस पर पकड़ बनाए रखने का जो हिंसक तरीका है वो बिल्कुल वही है। क्षेत्रीय प्रभुत्व, बल प्रयोग और अपने विरोधियों को पूरी तरह से हटा देना, ये बुनियादी ढांचा आज भी वैसा ही है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या नया प्रशासन हिंसा के इस पुराने विरासत में मिले ढांचे को सच में खत्म कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक पार्टी कमेटी की जगह दूसरी कमेटी बैठाने का खेल बनकर रह जाएगा? फ्रंटलाइन का यह विश्लेषण हमें इसी गहरे और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बंगाल अपने इस हिंसक इतिहास से बाहर निकल पाएगा? इस सोचने वाले मोड़ पर हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।